आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डीके उपाध्याय प्रयास आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सबकी पढ़ाई खूब अच्छे ढंग से चल रही होगी। एग्ज़ाम की तैयारी में आप व्यस्त होंगे और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको बताया ही गया था कि हम डेली कुछ न कुछ ऐसे टॉपिक से आपके सामने प्रस्तुत होंगे जो आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। हम इतने एफर्ट्स हर दिन कर रहे हैं और आए दिन हम करते रहेंगे, जिससे हम नाम मात्र का ही सही आपके लिए कुछ ना कुछ हद तक उपयोगी हम साबित हो सकें। अपनी मेहनत हम उस तरीके से, अपने एफर्ट्स हम उस तरीके से हम निरंतर करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि डेली हम कुछ न किसी मुद्दे पे आपसे मुखातिब होते रहेंगे। कल जैसे कि पिछली सीरीज में हमने आपको थोड़ा सा फोर्स के बारे में बताया था। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और उसके बाद आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। ज्योग्राफी टॉपिक में हमने पिछली वीडियो में आपको फोर्स के बारे में बताया था। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ी बात इसमें आपको बताया गया था फोर्स के बारे में। बल, कैसा बल, वो फिजिक्स वाला नहीं, आपको बताया गया था क्या क्या फोर्स के बारे में बताया गया था कि फोर्स से होता है मूवमेंट, संचलन। और ये संचलन कैसे होता है बताया गया था। ये संचलन या तो हॉरिजेंटल होता है, क्षैतिज होता है, और या तो ऊर्ध्वाधर होता है। या तो क्षैतिज होगा और या कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। मतलब हॉरिजेंटल फोर्स में जब हॉरिजेंटली, या कहें फोर्स में जब हॉरिजेंटली मूवमेंट हो रहा है तो उसे आपको बताया गया था कि कंप्रेशन फोर्स कहते हैं। संपीड़न जिसे कहा दिया जाता है। जब वर्टिकल मूवमेंट होता है तो उसे टेंशन फोर्स कहते हैं। तनावमूलक बल कहते हैं। ध्यान दो, इतनी बातें आपको बताई गई थी। अब लेमन लैंग्वेज में समझो, साधारण भाषा में ध्यान दीजिए। भाषा कई कम्युनिकेशन के माध्यम में से एक माध्यम है, यह ध्यान रखिए। कभी भी ज्ञानार्जन के लिए भाषा कभी बाधा नहीं बनती। किसी भी ज्ञान के लिए कभी भाषा बाधा नहीं बनती। आप कभी कभी देखते होंगे, एक दूसरे को हम देख रहे हो, बात कहाँ तक पहुंच जाती है, हम बोले चाले भी नहीं किसी से। ऐसा होता है, आप लोगों की भी जिंदगी में हुआ होगा, सबके जिंदगी में होता है इसमें, कि हम एक दूसरे से बोले नहीं, बस रोज उसे देख रहे हैं, वो हमें देख रही है या रहा है, और उसके बाद कहां तक मामला पहुंच जाता है। मतलब लैंग्वेज बीच में आया ही नहीं। इसका मतलब जितना आसान से आसान ढंग से हम किसी टॉपिक को समझें, उसे अपना बना लें, उसमें भाषा मायने नहीं रखती। जैसे हम टेक्निकलिटीज को छोड़ के इसे ऐसे समझें। बल दो टाइप से, दो टाइप से बल, एक अगल बगल से लगे, हटाओ, क्षैतिज वर्टिकल हटाओ, एक अगल बगल से लगे। अगल बगल मतलब साइड साइड से जब फोर्स लगाया जा रहा है, तो साइड साइड से फोर्स लगाया जा रहा है तो किसी चीज को दबाया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, यही तो अंग्रेजी संपीड़ित किया जाता है। जैसे गैस सिलेंडर में वो जो गैस होता है उसे संपीड़ित किया जाता है, इसीलिए तो कहते हैं सीएनजी, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऐसा होता है ना। तो कंप्रेस किया जाता है। तो आपको ऐसे भाषा कभी मायने नहीं रखती। जब कभी बल अगल बगल से लगे, साइड साइड से लगे, तो उसे हम कह देते हैं क्षैतिज, जिसका नाम क्या कर दिया गया, संपीड़न बल। ऐसे ही जब कभी बल या तो ऊपर लगे और या तो नीचे लगे, तो उसे हम क्या कह दे रहे हैं, वर्टिकल, उसे नाम दे दिया गया टेंशन फोर्स। संपीड़न बल से क्या क्या स्थलाकृतियां कैसे कैसे बनती हैं वो आपको पता है। आपको बताया गया था कि संपीड़न बल से इस पूरे फोर्स में हम ओरोजेनिक फोर्स पढ़े थे। पर्वत को बनाने वाला बल, पर्वत निर्माणकारी बल, पर्वत को बना देने वाला बल, ओरोजेनिक फोर्स। और जब ओरोजेनिक फोर्स पढ़े थे तो हमने एक ये वाला पढ़ा था, क्या, जब दोनों तरफ से कंप्रेशन होगा, इधर से भी इधर से, मतलब साइड साइड से जब फोर्स लगेगा, तो आपको बताया गया था साइड साइड से फोर्स लगने पर, साइड साइड से फोर्स लगने पर ऐसे मोड़ की उत्पत्ति होती है, ऐसे फोल्डिंग होता है।
और आपको बताया गया था ऐसे जब फोल्डिंग हो तो फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। इसी को हिंदी में वलित पर्वत कहते हैं। वलित का मतलब मोड़ना, जिसे आसान भाषा में मोड़दार पर्वत कह देंगे। और दुनिया के जितने मोड़दार पर्वत आपको बताए गए थे उसका एग्जाम्पल दिया गया था। और हमने आपसे बोला था कि कहाँ जब कोई दो प्लेट, पृथ्वी की बड़ी बड़ी प्लेट या स्थलखंड पास आएंगे तभी बीच में मोड़ होगा। आपको ऐसे देसी भाषा में समझाया जाए, जैसे मान लेते हैं मेरे हाथ में ये कागज है, ऐसे समझो मेरे हाथ में एक कागज है, इसे समझो। जब मैं इस कागज को दोनों हाथों से कंप्रेस करूंगा, मेरे दोनों हाथ पास आएंगे, तब इस कागज में मोड़ उत्पन्न होगा। हाँ, ये कागज मेरे हाथ में है तो ये नीचे भी मुड़ सकता है, ऊपर भी मुड़ सकता है, लेकिन पृथ्वी पर जब कोई स्थल खंड मुड़ता है तो नीचे जगह नहीं होती, तो उसे कहां मुड़ना होता है? ऊपर ही फोल्ड होना होता है, तब वो पर्वत बन जाता है। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई टेक्निकल भाषा यूज नहीं की गई। अब तो आपको सारे एग्जाम्पल बताए गए थे। तो आपसे पूछा गया था उस पिछली क्लास में कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ दो प्लेटें या दो स्थल खंड पास आ रहे हैं। वो पता तब चलेगा जब वहां ऐसे मोड़दार पर्वत होंगे। और दुनिया में जहां जहां मोड़दार पर्वत हैं, आपको लिस्ट दी गई थी, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका में, एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में, एटलस पर्वत अफ्रीका में, आल्प्स पर्वत यूरोप में, ऐसे ही हिमालय एशिया में, मतलब इंडिया में ही है, एशिया में पूरा। ठीक है। तो जहां जहां मोड़दार पर्वत है उसका मतलब है वहां दो प्लेटें, दो स्थल खंड पास आ रहे हैं। और अगली बात क्या बताई गई थी? जब दो प्लेटें पास आएंगी बेटा और उस पर कोई स्ट्रक्चर होगा, दो प्लेटें पास आ रही हैं, उस पर कोई स्ट्रक्चर होगा, जैसे ऐसे समझो, इसी कागज को लेते हैं, ये मेरे माइक का कागज है, बार बार मैं ये उठा ले रहा हूँ। क्लास में भी तुम लोगों को पता है बाबू कि कुछ ना कुछ उदाहरण आप लोगों की कॉपियां छीन के मैं देने लगता हूँ। तो जैसे ये ये कागज एक हाथ पर है तो सुरक्षित है, लेकिन ये कागज इस हाथ और इस हाथ की बाउंड्री पर अगर जो रख दिया जाए, इस हाथ और दोनों हाथों की बाउंड्री पर रख दिया जाए और दोनों हाथों को मूव कराया जाए, तो जाहिर सी बात है ये कागज या ये स्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं होगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, क्योंकि दोनों हाथों के बीच में है या दोनों हाथों की बाउंड्री पर, दोनों हाथ मूव कर रहे हैं। यही लॉजिक यहां लगाना है कि दो स्थल खंड मूव कर रहे हैं, इधर भी दो स्थल खंड मूव कर रहे हैं, एक दूसरे रेट से मूव कर रहा है। एक को हमने मान लिया कि एक मूव कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर ईयर, एक मूव कर रहा है 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अब दो डिफरेंट रेट से जब ये मूव कर रहे हैं और उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोल दिया है फोल्डेड माउंटेन, तो क्या बताओ बेटा, क्या ये फोल्डेड माउंटेन सुरक्षित होगा? नहीं। इस फोल्डेड माउंटेन में हल्का फुल्का मूवमेंट होता रहेगा, हल्का फुल्का ये हिलता रहेगा, और हिलना क्या है? भूकंप। इसका मतलब दो प्लेटों के बीच में स्थित ये जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा इफेक्टेड होगा, किससे? भूकंप से। जहां भी दो प्लेटों के बीच में संरचना मिलेगी वो भूकंप से प्रभावित होगा। ये भी बात है आपको बताई गई। क्लियर? और सारे उदाहरण बताए गए थे कि भाई मोड़दार पर्वत दो टाइप से होता है। एक मोड़दार पर्वत पुराना, जब जीव जंतु पृथ्वी पर हुए ही नहीं थे, आजोइक पीरियड का। एक मोड़दार पर्वत जोइक पीरियड का। तो पुराना नया पूरी लिस्ट दे दी गई थी। भारत का की बात करें तो हिमालय नया है, अरावली पुराना है। इससे रिलेटेड आपको मेंस का आंसर लिखने के लिए भी बताया गया था कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हिमालय और अरावली दोनों फोल्डिंग माउंटेन है, लेकिन हिमालय में लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक ज्यादा, जबकि अरावली में ये सब देखा भी नहीं जाता। तो आपको तो पहला यही बता देना है कि हिमालय नया है, स्टेबिलिटी उसमें कम है, अरावली पुराना है, स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा है। हिमालय दो प्लेटों की बाउंड्री पर है, वो प्लेटें आज भी मूव कर रहे हैं। अरावली दो प्लेटों की बाउंड्री पर अब रह ही नहीं गया है, और वहां मूवमेंट, वहां हलचल कम है। हिमालय हाईली वेजिटेबल है, या कहें हाईली डेंस फॉरेस्ट वहां है, उसकी डेंसिटी अगर जो कम होती है तो फिर क्या होती है? मिट्टी में भंगुरता बढ़ती है, बारिश होने पे मिट्टी में भंगुरता बढ़ती है, जिससे दिक्कत क्या होती है? हिमालय में लैंडस्लाइड ज्यादा होता है। नई स्ट्रक्चर के तमाम ऐसे कारण है, ज्योग्राफिकल कारण तो आप 3-4 निकाल ही सकते हो। अगला अगला हमारा हमारे हमारी बात होगी टेंशन फोर्स से। तो टेंशन फोर्स कैसे समझना है इसे देखो। टेंशन फोर्स जैसे हॉरिजेंटल फोर्स लगता है
दो प्लेटों के पास आने से, ऐसे जब दो प्लेटें कन्वर्ज होंगी तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है। वर्टिकल फोर्स की तरफ देखते हैं कैसे लगता है। दो प्लेटें पास आई तो हॉरिजॉन्टल हुआ, जब दो प्लेटें दूर गई या एक ही प्लेट में कब टेंशन होने लगा, जैसे एग्जांपल यहां ध्यान दो, मान लेते हैं कोई ये स्ट्रक्चर है, समझना बेटा ध्यान से, ये कोई स्ट्रक्चर है, पृथ्वी की प्लेट है, और पृथ्वी की प्लेट कुछ ऐसी नहीं होती, पृथ्वी की प्लेट होती है ऐसे कुछ, क्योंकि पृथ्वी आपको भी पता है, अब थोड़ा सा ग्लोब है, नहीं ग्लोब इंतजाम कर दिया जाएगा। अगर जो ग्लोब का साइज देखेंगे तो ग्लोब ऐसे एक इस टाइप का एकदम हॉरिजेंटल सरफेस नहीं होता, वो पृथ्वी पर ऐसे चिपका होता है, थोड़ा सा कर्व होता है उसमें, ऐसे थोड़ा सा कर्व होता है। तो जब छोटा सा इस टाइप का कर्व होता है तो नीचे से कन्वेक्शनल वेव इसमें टकराती है और करती क्या है, इसे धीरे धीरे इसमें टेंशन देती है। मतलब मान लेते हैं यही एक प्लेट में तनाव हो रहा है और ये आपस में दूर जा रहा है। सीधी बात समझो ना, कि जैसे आपको ये उदाहरण देके मैंने बताया कि इस कागज में मैं दोनों हाथों से दबा रहा हूं। अब दूसरा उदाहरण, दोनों हाथों से दबा रहा हूं तब ये मुड़ रहा है, मतलब कंप्रेस कर रहा हूं, कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ये कागज हम क्या कर रहे हैं, दोनों हाथों से खींच रहा है, बस वही बात है। तो जब दोनों हाथों से खींचा जाएगा तो इस कागज में क्या टेंशन होगा, तो दोनों हाथों से खींचा जा रहा है, सपोज दैट, मतलब यही प्लेट क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, अपसरण, हिंदी इसकी अपसरण, आसान भाषा में लिख दोगे दूर जाना। ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में नहीं यूज करना है, समझाने के लिए कहा जा रहा है। अपसरण कह सकते हो, अपसरण को एक्सप्लेन करने के लिए भले कह सकते हो हाँ दूर जाना, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, अपसरण ही या डाइवर्जेंस ही यूज करना है। जब ये डाइवर्ज होगा तो फिर अब देखना है बेटा क्या होता है, डाइवर्ज होता है, जब डाइवर्ज खूब तेजी से इसमें फोर्स, तो हमारी हमारी बात कहाँ तक पहुंची थी, आपको बताया गया टेंशन फोर्स के बारे में। टेंशन फोर्स क्या, जब दो एक प्लेट में टेंशन हो, मतलब दूर जा रही हो, यही बताया बताया जा रहा था, दूर जा रही हो, जब दूर जाएंगी तो आपको ध्यान से समझना है, ये दूर जा रहा है, तो दूर जाने से इसमें टेंशन होगा और हो सकता है कि इसमें हल्का सा क्रैक्स आ जाए, हो सकता है हल्का सा क्रैक्स आ जाए। आसान भाषा में इसे कहते हैं चटकन, चटक गया हल्का सा, डाइवर्जन के नाते हो रहा है, और डाइवर्जन से क्या, डाइवर्जन से ही तो टेंशन हो रहा है, या हम यहां लिख सकते हैं टेंशन हुआ, इसमें टेंशन हो रहा है, तनाव, आगे ऐसे कर लो। जब हम आगे बढ़ेंगे तो टेंशन से फिर टेंशन से फिर इसमें हल्का सा क्रैक्स आएगा, और डाइवर्जन हो रहा है, या हम कह सकते हैं और टेंशन फोर्स लग रहा है। अब और टेंशन फोर्स लगने से फिर क्या हो रहा है, और टेंशन फोर्स लगने से ये चटकन, ये दरारें और बढ़ गई, ये दरार और बढ़ी तो इसे क्या कह दिया जाए, क्या कह दिया जा रहा है, फ्रैक्चर, चटकन से दरारें आने लगी। अब इसी के आगे समझना है, यहां इसी के आगे, इसी के आगे यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखो, हो सकता है कि इतना टेंशन इसमें बढ़ जाए कि ये धीरे धीरे टेंशन हुआ, टेंशन से हल्का सा क्रैक्स आया, क्रैक्स से वो क्रैक्स बढ़ गया, बढ़ के फ्रैक्चर हो गया, हो सकता है कभी कि ये दोनों ऐसे अलग अलग हो जाए, ऐसे हो जाए, हो सकता है अलग अलग हो जाए, हो सकता है ऐसा, और हुआ भी है, ऐसा तो है नहीं कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है, हुआ भी है, ऐसे अलग अलग हो जाए, मतलब डाइवर्जन इसमें इतना हो कि ये दोनों अलग अलग हो गए। अब जब अलग अलग हो गए तो देखो ये घाटी बन गई, ये वैली जैसा बन गया,
तो जब अलग अलग हो गए तो इसे बोल देते हैं फॉल्ट, भ्रंशन। और भ्रंशन में ये जो वैली बनती है, ये जो घाटी टाइप की बनी, इसे कह देते हैं रिफ्ट वैली, जिसे कह दिया जाता है भ्रंश घाटी। क्या कह दिया जा रहा है? भ्रंश घाटी। फिर ये तो भ्रंश घाटी हो गई, और भ्रंश घाटी के दोनों ओर, भ्रंश घाटी के दोनों ओर जैसे देखो, अगर जो ये भ्रंश घाटी है तो इसके इधर भी और इसके इधर भी, यहां भी और यहां भी, ये दोनों, कोई भी रिफ्ट वैली अगर जो बीच में है तो इसके दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ के स्ट्रक्चर को बोल दिया जाता है ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। इट मीन्स किसी भी भ्रंश घाटी के दोनों तरफ जो संरचना मिलती है उसे हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसे ऐसे भी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं ये एक पर्वत, ये एक स्ट्रक्चर हो, अब ये स्ट्रक्चर बीच बीच में से कंप्रेशन फोर्स लगा और ये क्या हुआ, ऐसे था और ये नीचे चला गया ऐसे। जब ऐसे नीचे चला जाता है तो ये संरचना और ये संरचना, ये नीचे जो नीचे गया वही क्या यहाँ हो जा रहा है, इसके टेंशन के कारण ये नीचे चला गया गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, यही क्या हो जा रहा है, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। कहीं कहीं किताबों में ग्रेवन भी लिखा होगा। इसके दोनों ओर इसे इसे क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक, ब्लॉक माउंटेन, यही तो आपको बताया जा रहा है तब से। तो टेंशन फोर्स का रिजल्ट क्या निकलता है बेटा, टेंशन फोर्स का रिजल्ट, टेंशन फोर्स का रिजल्ट ये रिफ्ट वैली या ब्लॉक माउंटेन निकलते हैं। अब इसके एग्जांपल हम देख लें। जैसे सबसे पहला एग्जांपल, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इंडिया में ही मिलेगा। सबसे पहला एग्जांपल हमें इंडिया में ही मिलेगा। जैसे ध्यान से देखो, इंडिया में यहां से लेके ऐसे यहां तक एक पर्वत है। इस पर्वत को इंडिया में कह दिया जाता है विंध्यन। ये विंध्यन पर्वत इंडिया में, यहां से लेके फिर से यहां एक पर्वत है विंध्यन पर्वत, यहां गुजरात से लेके बिहार तक है। सतपुड़ा पर्वत भी यहाँ गुजरात से शुरू होता है और ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर है। तो ये विंध्यन और ये सतपुड़ा, ये सतपुड़ा। आपको बताया गया कि बीच में रिफ्ट वैली होती है और रिफ्ट वैली के दोनों ओर स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन। तो ये देखो, इसमें हमें क्या मिला, इसमें हमने देखा दो माउंटेन और दो माउंटेन के बीच में से यहां एक रिवर गुजरती है। ये रिवर आके यहाँ गुल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है। इस नदी को कहते हैं नर्मदा। कौन सी नदी बेटा, नर्मदा नदी। इसका मतलब इसका मतलब एक तरफ है विंध्यन, एक तरफ है सतपुड़ा, और बीच में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी की घाटी। नर्मदा नदी की घाटी। तो हम आपसे कहे कि नर्मदा नदी की घाटी मतलब जिस घाटी से, जिस दरार से, जिस फॉल्ट से नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है वो रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, भ्रंश घाटी। और पिछले पेज में आपने क्या देखा, पिछले पेज में आपने देखा किसी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली के दोनों ओर, दोनों तरफ जो संरचना मिलती है उसे हम क्या कह देते हैं, ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो जब ये भ्रंश घाटी है और इसके एक तरफ सतपुड़ा पर्वत, दूसरी तरफ विंध्यन पर्वत, तो इसे क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल ये रिफ्ट वैली का है तो विंध्यन माउंटेन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, सतपुड़ा माउंटेन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है।
क्या इतनी बातें मैं आपको समझा पाया? तो आपने क्या क्या पढ़ा आज, यहां देखो ध्यान से। सबसे पहले सबसे पहले तो संचलन के बारे में हमने थोड़ा सा रिकैप किया। क्षैतिज रूप से लगने वाला बल संपीड़न, ऊर्ध्वाधर रूप से लगने वाला बल टेंशन। संपीड़न बल से फोल्डिंग प्रोसेस होता है, फोल्डेड माउंटेन बनते हैं, वलित पर्वत बनते हैं, मोड़दार पर्वत बनते हैं। जबकि टेंशन फोर्स से फिर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनता है, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। ये आपको बताया गया। यहाँ आपसे ये भी बताया गया कि जब अपसरण हो, कंप्रेशन फोर्स कैसे होता है। कंप्रेशन फोर्स में हमने क्या देखा था, कंप्रेशन फोर्स में आपको पता है कि कंप्रेशन फोर्स में प्लेटें कन्वर्ज हो रही थी, पास आ रही थी। टेंशन फोर्स में एक प्लेट दूर जा रही है, दूर जाने से टेंशन हो रहा है, टेंशन होने से क्रैक्स आ रहा है, क्रैक्स बड़ा हो जाके फ्रैक्चर हो जा रहा है, वही फ्रैक्चर बड़ा हो गया तो डाइवर्ज हो गया, और डाइवर्ज होने से फिर क्या होता है, ये फॉल्ट बनते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, ये बिंदु सतपुड़ा का। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये इंडिया की ये जो प्लेट है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है हल्का सा, और ये इधर जा रही है हल्का सा। इसीलिए तो यहाँ हो सकता है करोड़ों सालों लाखों सालों बाद इंडिया दो पार्ट में से डाइवर्ज हो जाए, हो सकता है, क्योंकि ये प्लेटें दूसरे रेट से चल रही हैं। अगला उदाहरण आपको बता दिया गया, ऐसे विंध्य सतपुड़ा ब्लॉक माउंटेन है, बीच में रिफ्ट वैली है, नर्मदा। ऐसे कई उदाहरण है, जैसे देखो ये सब उदाहरण है। ध्यान से देखो, ये अफ्रीका है, अफ्रीका का ये मैप आपको दिख रहा है। अफ्रीका का ये मैप जब आपको दिख रहा है तो देखो, अफ्रीका ऐसे डाइवर्ज हो रहा है। देखो अफ्रीका का ये पार्ट जिसे मेडागास्कर कहते हैं, ये पहले से अलग हो चुका है, और अफ्रीका इधर, अफ्रीका का ये पार्ट इधर जा रहा है, और अफ्रीका का ये पार्ट इधर जा रहा है। इसका मतलब इधर इधर एक ही प्लेट डाइवर्ज हो रही है। और जब एक ही प्लेट डाइवर्ज होती है तो आपको क्या बताया गया था, जब एक प्लेट डाइवर्ज होती है तो उसमें टेंशन फोर्स लगता है, और टेंशन फोर्स लगने से कौन सा, ब्लॉक माउंटेन और रिफ्ट वैली बन जाता। तो अफ्रीका का ये पार्ट इधर जा रहा है और हल्का सा ये पार्ट इधर जा रहा है, इसलिए आप देखते होंगे ऐसे यहाँ पूरा ये रिफ्ट वैली है। और ये रेड सी जो आप देखते होंगे, ये लाल सागर भी उसी रिफ्ट वैली का प्रकार है। देखो सिंपल वे में, इसका मतलब अफ्रीका आज से कुछ समय बाद, कुछ समय बाद का मतलब 2-3-4 दिन बाद नहीं, लाखों सालों बाद हो सकता है अफ्रीका ये अलग हो जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा। 2004 में बेटा कीनिया की सड़क फट गई थी बीच में, इसी के कारण, क्योंकि यहाँ डाइवर्जन हो रहा है। देखो यही तो इस फिगर में बताया गया है। तो इसे क्या कह देते हैं, इसे कहते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इसे कहते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, महान अफ्रीका की भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी है क्यों, क्योंकि वो टेंशन फोर्स के द्वारा बनी है। क्लियर, इतनी बातें समझा पाया। दूसरा भी उदाहरण है, दूसरा उदाहरण कहाँ है, दूसरा उदाहरण है यूरोप में। अब यूरोप, ये देखो यूरोप का मैप है। यूरोप में, यूरोप में एक तरफ तो है फ्रांस, इसे मैं इधर कर देता हूं, जिससे आपको ये चीजें हम कायदे से समझा सकें। कैसे, एक तरफ है फ्रांस, ये आपका कंप्यूटराइज फिगर है, मुझे पता है कितना समझ में आता है ये सब देख के, लेकिन यहां देखो एक तरफ है फ्रांस, एक तरफ कैसे, ये दिशा मान लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा, राइट साइड आपके ईस्ट होगा, लेफ्ट साइड वेस्ट होगा। तो वेस्ट की तरफ है फ्रांस, यहां लिखा है सब कुछ, ये फ्रांस है वेस्ट की तरफ। फ्रांस की तरफ एक पर्वत है ऐसे, जिसे कह देते हैं वॉसेज पर्वत। इससे ज्यादा अच्छे से समझना है, ध्यान दो। आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, ये एसएससी ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका कह सकते हो आपका एग्जाम नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद आपको लिखना है, इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि आप एनालिटिकल अप्रोच अपने में डेवलप करो। आपका उत्तर फिगर देख के आपका काम नहीं चल सकता, क्योंकि आपको लिखना है एग्जाम में। आप जो चीजें सोच रहे हो वो चीजें आपको कॉपी में उतारनी है, जो चीजें सोच रहे हो वो चीजें किसी 5 बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारियों के सामने वो चीजें बोलनी है। तो जब तक विश्लेषणात्मक क्षमता नहीं डेवलप होगी तब तक आप कर नहीं सकते।
ये ध्यान रहे, तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। ये एग्जाम विश्लेषण मांगता है, एनालिसिस मांगता है, एनालिटिकल पावर आप में डेवलप करना चाहता है। तो फिगर से नहीं काम चलाना हर बार, ये नहीं, ये एग्जाम में नहीं लगा सकते, ये रियल चीज है। कैसे इसमें मैं ऐसे ऐसे कर दूं, कैसे काम चलेगा? इसे देखो, क्या ज्यादा समझ में आएगा उसे देख लो फिर से। तो फ्रांस मतलब पश्चिम की तरफ है फ्रांस, फ्रांस में कौन सा पर्वत है? वॉसेज पर्वत। ऐसे ही पूरब की तरफ है जर्मनी, और जर्मनी में क्या है? जर्मनी में ऐसे पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। अब हिंदी में कहीं कहीं लिखा होगा काला वन, अरे हिंदी करोगे तो वही तो आ जाएगा, काला वन। इस फिगर में भी वही दिया है, देखो जर्मनी की तरफ क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट है। फ्रांस की तरफ क्या है? वॉसेज पर्वत है। फ्रांस की तरफ वॉसेज पर्वत है, ध्यान से समझो। जर्मनी की तरफ ब्लैक फॉरेस्ट, फ्रांस की तरफ वॉसेज पर्वत। इसका मतलब ये भी है जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाते हैं ये दो पर्वत, या इसी के बीच से गुजर जाती है एक नदी, इस नदी का नाम है राइन। अब ये राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है और फ्रांस जर्मनी की सीमा बनाते हुए जाके गिर जाती है इंग्लिश चैनल के पास, डोवर स्ट्रीट के पास, नॉर्थ सी में। ये जाके गिर, इसी के माउथ पर एम्स्टर्डम बंदरगाह है, यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह। यूरोप का एटलस जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। राइन नदी इंपॉर्टेंट है क्यों? जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे बेटा, तब राइन नदी का जिक्र आएगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में कैसे आएगा? दुनिया में सबसे ज्यादा समय तक लड़ाई अगर जो कहीं हुई है किसी कॉन्टिनेंट में, तो यूरोप में। वो कुल आपस में पहले लड़ते रहते थे। जर्मनी फ्रांस को पीट रहा है, फ्रांस जर्मनी को पीट रहा है, फ्रांस जर्मनी का पीटा हुआ बदला लेने के लिए विश्व युद्ध तक नौबत आ जाती है। विश्व युद्ध कहां शुरू हुआ? यहीं को लड़ मर रहे थे, पूरी दुनिया को बजा रहे थे एक साथ। तो राइन नदी का जिक्र बार बार आएगा कि फ्रांस ने अटैक किया, राइन नदी के आगे बढ़ गया, ये सब जिक्र बार बार आएगा। मतलब राइन नदी दोनों की बाउंड्री भी बनाती है, ये भी ध्यान से समझना। अब आप खुद सोचो, यहाँ समझे या यहाँ समझे, ज्यादा अच्छे से क्या समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको कॉपी में भी लिखना है। एग्जामिनर भी जो आपकी कॉपी चेक करेगा, मशीन आपकी कॉपी नहीं चेक करने वाली। आपको कुछ ऐसा करना है कि वो व्यक्ति जो कॉपी हमारी चेक कर रहा है वो समझे आप कितने खूबसूरत हैं, कितने होशियार हैं, कितने हैंडसम हैं, कितने चालाक हैं, कोई मायने ही नहीं रखता जब तक आपकी कॉपी में वो चीजें दर्ज ना हो। मुद्दा क्या है? कॉपी में वो चीजें दर्ज होनी चाहिए, सिंपल सी बात। नंबर आपका उसी पर है। मेंस से ही आपको लगभग लगभग सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू के बहुत मायने नहीं रह जाते अगर जो मेंस आपका अच्छा गया हो। जाइए बैठिए, हेलो हाय कीजिए, चले आइए, ऐसे नहीं करना है। लेकिन कहने का मतलब अगर जो आप मेंस ठीक से किए तो इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रह जाती। इंटरव्यू 120 नंबरों का है। अगर जो बीपीएससी दे रहे हैं तो यूपीएससी दे रहे हैं 275 नंबर। तो फिर से देखो, तो अब आ गया राइन नदी घाटी ही, जैसे आपको बताया गया नर्मदा नदी घाटी, राइन नदी घाटी रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। राइन नदी घाटी किसका एग्जाम्पल है? भ्रंश घाटी का एग्जाम्पल है। ये राइन नदी घाटी हो गया। जब आपसे कहा गया किसी भ्रंश घाटी के दोनों तरफ, किसी भ्रंश घाटी के दोनों तरफ क्या मिलता है? भ्रंश घाटी के दोनों ओर मिलता है क्या बेटा? ब्लॉक पर्वत। इसका मतलब ये और ये दोनों माउंटेन, ये दोनों माउंटेन कैसे हैं? ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन के। तो आपको दो तीन एग्जाम्पल बताया गया, कैसे कैसे। एक एग्जाम्पल आपको बताया गया इंडिया में। इंडिया में हमने देखा कि ये जो हिमालय है, हिमालय फोल्डिंग माउंटेन है। और फोल्डिंग कैसे हुआ? जैसे आप मेरे हाथ के बीच में कोई चीज आ जाए और मेरा हाथ अगर जो पास आएगा तो फोल्डिंग हो जाएगी उसमें, मतलब कंप्रेशन होगा तो फोल्डिंग होगा। कंप्रेशन कैसे होगा? कन्वर्जन से, दोनों हाथों के पास आने से कंप्रेशन हुआ। ऐसे दोनों प्लेटों के पास आने से कंप्रेशन होगा, फोल्डिंग माउंटेन बनेगा। हिमालय उदाहरण है। दो प्लेटों के दूर जाने से, डाइवर्जेंस होने से ये विंध्यन सतपुड़ा जैसा स्ट्रक्चर बना, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली बनी। और दूसरा रिफ्ट वैली का एग्जांपल इसमें आपको क्या बताया गया? दूसरे रिफ्ट वैली का एग्जांपल आपको बताया गया ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दुनिया की सबसे भारी भरकम रिफ्ट वैली है।
ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली दुनिया की सबसे भारी भरकम रिफ्ट वैली है। जब मैं आपको अफ्रीका का एटलस पढ़ाऊंगा क्लास में, तो आपको बताया जाएगा कि भाई ये ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, यहाँ तंजनाइका झील है, ताना झील है, तुर्काना, कई सारी झीलें। ये झीलें देखो जाके मिल गई हैं लाल सागर। मतलब लाल सागर भी क्या है, रिफ्ट वैली का पार्ट है। ये ज्यादा दूर चला गया है, इसका मतलब ये भी कभी ना कभी हो सकता है ये भी टूट के अलग हो जाएगा। ऐसे ही अगला उदाहरण क्या बताया गया, यूरोप में उदाहरण बताया गया। यूरोप में कौन सा उदाहरण है, वॉसेज पर्वत कहाँ है, वॉसेज पर्वत है फ्रांस में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में। वॉसेज और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के बीच में से भ्रंश घाटी, और इस भ्रंश घाटी से जाती है राइन नदी। तो राइन नदी की घाटी भ्रंश घाटी है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसेज पर्वत उदाहरण हैं ब्लॉक पर्वत के। आई होप इतना आपको समझ में आया। तो फोर्स वाला जो चैप्टर था, इतनी बातें तो हमें जाननी थी, और बातें जाननी है, समय समय पे जाननी है। जैसे जिस चैप्टर में जितना काम आएगा वो बातें हमें जान लेनी, जिस चैप्टर में जितना काम आया उसे हमें जान लेना है। अब अगली बात हम क्या देखेंगे, अगली बात राइन नदी घाटी। ऐसे ही यूरोप में कुछ एक और उदाहरण है। यूरोप का अगर जो आप ध्यान से मैप देखेंगे, यूरोप का मैप देखें तो यूरोप में कई ऐसे उदाहरण है। ऐसे जाएंगे आप पुर्तगाल स्पेन में चले जाएंगे तो दो नदियां हैं। ऐसे एक नदी है, उस नदी का नाम है ग्वादलकीवर। ग्वादलकीवर एक नदी है, ग्वादलकीवर नदी है। और ग्वादलकीवर नदी के दोनों ओर ऐसे पर्वत है, सियरा नवेदा और सियरा नवेदा और सियरा मोरेना, ये दो पर्वत है। सेम वही सियरा नवेदा और सियरा मोरेना, ये दो पर्वत, ये हैं ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण। और ये जो ग्वादलकीवर नदी है, जाहिर सी बात है ये रिफ्ट वैली का उदाहरण है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हुई। अब एक बार इसे फिर से देखो, हमने कहा क्या, देखो कंप्रेशन फोर्स जब लग रहा है तो चीजें पास आ रही हैं। टेंशन फोर्स कैसे लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है या तो ऊपर और या तो नीचे। यहां फोर्स जब हमने पढ़ा तो ये फोर्स कहां लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जब फोर्स लगा तो भ्रंश घाटी बनी। अब हम मान लेते हैं सपोज दैट फोर्स किसी भी कारण से, कोई कारण हो, हम कारण नहीं देखेंगे, क्या कारण है वो तो चैप्टर है उसका, किसी कारण से ऊपर की तरफ लगे। जैसे क्या देखेंगे हम, मान लेते हैं ये कोई स्थल हो, ये कोई स्थल हो। अब इस स्थल पे फोर्स लग रहा है, नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, मतलब ये इमर्ज हो जाए, किसी भी कारण से इमर्ज होगा, ये तमाम कारण हो सकते हैं। अब ये इमर्ज हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यहां से फोर्स लगा, ये इमर्ज हो गया, हो सकता है। तो जब ये इमर्ज हो गया, ऊपर की तरफ चला गया, यही नीचे की तरफ हुआ था, और कैसे नीचे, डाइवर्ज होने से नीचे की तरफ हुआ था, गुरुत्वाकर्षण पर। हो सकता है दो प्लेटों के आपस में रगड़न से, आपस में फ्रिक्शन से ऐसा हो सकता है, हुआ है कई बार। तो इसे क्या बोल देते हैं, ऐसी संरचना को बोल देते हैं हॉर्स्ट माउंटेन। क्या बोल दिया, हॉर्स्ट पर्वत। और हॉर्स्ट पर्वत के दोनों तरफ जो वैली मिल रही है, दोनों तरफ जो वैली मिल रही है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हॉर्स्ट की संरचना होती है। हॉर्स्ट पर्वत के दोनों, ये भी हॉर्स्ट है, ये भी हॉर्स्ट है। और हॉर्स्ट पर्वत के बीच में या हॉर्स्ट पर्वत के दोनों ओर जो वैली मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोल देते हैं बेटा, ये और ये क्या हो गया, ये रैंप वैली। इसे क्या बोल देंगे, रैंप वैली। तो हमने देखा ब्लॉक माउंटेन के दोनों तरफ, या सॉरी रिफ्ट वैली के दोनों तरफ ब्लॉक माउंटेन मिलेगा, और हॉर्स्ट माउंटेन के दोनों तरफ रैंप वैली मिलेगा। तो ये रैंप वैली का उदाहरण, हॉर्स्ट माउंटेन का उदाहरण कहाँ है, उसका भी आपको समझना है। जैसे उसका भी एग्जाम्पल हमें समझना है। अफ्रीका का मैप फिर से चला जाना है। अफ्रीका का मैप कहाँ है भाई, अफ्रीका यहाँ,
चलो हम बना देते हैं, क्योंकि उस मैप में ठीक से दिखेगा नहीं। अफ्रीका का ये मैप है, मान लेते हैं। चलो भाई, ये है अफ्रीका, तो ये अफ्रीका है। अफ्रीका का ये वाला पार्ट लेना है, ध्यान से समझो, ये वाला पार्ट अफ्रीका का। इस वाले पार्ट को हमने कर लिया ऐसे जूम, आयरन मैन की तरह। जब इस वाले पार्ट को जूम करेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा। ऐसे कुछ अफ्रीका का है, जूम करोगे तो निकलेगा। अब यहां क्या है, अफ्रीका का ये पार्ट कौन सा है, ध्यान से समझना बेटा। ये जो अफ्रीका का पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं स्थमस। कौन सा स्थमस, इसे कह दिया जाता है सीनई पेनिनसुला, सीनई प्रायद्वीप। इजिप्ट के अधिकार क्षेत्र में यह है सीनई प्रायद्वीप या सीनई स्थल संधि। स्थल संधि जल संधि क्या होता है बताया गया है, यह भी आपको मिल जाएगा। ऐसे समझ लो, दो स्थलों के बीच जल का सबसे कम भाग, दो स्थल हो, टू कॉन्टिनेंटल एरिया हो, मिनिमम वाटर बॉडी उसके बीच में, उसे जल संधि कहते हैं। दो स्थल के बीच जल का सबसे कम भाग, जल संधि। दो जल के बीच स्थल का सबसे कम भाग, ये भी जल, ये रेड सी है, ये भी जल, मेडिटेरेनियन सी है। दो जल के बीच स्थल का यहां सबसे कम भाग है, तो इसे कहते हैं सीनई प्रायद्वीप या सीनई स्थमस। अब सीनई स्थमस ये एग्जाम्पल माना जाता है। अच्छा, कुछ किताबों में ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, सीनई स्थमस को हम नहीं मान सकते। लेकिन कई ऐसी किताबों में यह भी कहा गया है, कई ऐसे थिंकर्स जो हुए हैं वो ये भी कहते हैं सीनई हॉर्स्ट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका है, हॉर्स्ट माउंटेन का एग्जाम्पल है। और आपको क्या बताया गया पिछले पेज में, किसी हॉर्स्ट माउंटेन के दोनों ओर क्या मिलता है, रैंप वैली मिलता है। इसका मतलब अगर जो सीनई हॉर्स्ट का एग्जाम्पल है तो इसके दोनों तरफ घाटियां मिलेंगी, और घाटियां मिलेंगी तो हो सकता है उसमें पानी हो। देखते हैं, अगर सीनई हॉर्स्ट माउंटेन है तो इसके बाई ओर का मतलब इसके वेस्ट साइड में और इसके ईस्ट साइड में, सीनई पेनिनसुला के वेस्ट साइड में मिलता है गुल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज की खाड़ी। और इसी स्वेज की खाड़ी, ये स्वेज की खाड़ी क्या कर रही है, ये स्वेज की खाड़ी यहाँ है मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ क्या है रेड सी। ये स्वेज की खाड़ी ये मेडिटेरेनियन सी रेड सी के बीच में है, और यहीं बना दी गई है बेटा स्वेज नहर। ये भी पता चलेगा, स्वेज नहर बनाई गई है। अफ्रीका का एटलस हम पढ़ेंगे तो स्वेज नहर के बारे में पढ़ेंगे। फिर से देखो, इस सीनई प्रायद्वीप के दाईं ओर, हम हमारे दाएं हैं, रियल में क्या होगा ईस्ट, यहां मिलेगा गुल्फ ऑफ अकाबा। गुल्फ ऑफ अकाबा, तो हम क्या देखेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं कि हम मान लेते हैं हॉर्स्ट माउंटेन एग्जाम्पल है सीनई। सीनई किसका एग्जाम्पल है, हॉर्स्ट माउंटेन का। सीनई के इधर और सीनई के इधर, यहां क्या है, इधर का मतलब वेस्ट में, सीनई के वेस्ट में मिलेगा गुल्फ ऑफ स्वेज। ये एग्जाम्पल है किसका, रैंप वैली। इधर गुल्फ ऑफ अकाबा, ये एग्जाम्पल है रैंप वैली का। क्या इतनी बातें मैं आपको समझा पाया, आई होप। हमने पिछले 2 क्लासेस में हमने सिर्फ फोर्स पे लेक्चर दिया और आपको धीरे धीरे समझने के लिए कहा। और धीरे धीरे समझना क्यों, क्योंकि आपकी एनालिटिकल पावर डेवलप हो। एनालिटिकल पावर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक आप बोल नहीं सकते किसी के सामने उस टॉपिक पे, तब तक आप लिख नहीं सकते। अगर जो बोल ले रहे हैं तो इसका मतलब लिख ले रहे हैं। दूसरे एग्जामों की लिमिट क्या है, जैसे मान लिया हम ट्रिपल ई IIT का एग्जाम देते हैं, कठिन होता है एग्जाम बेटा, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, उन्हें क्या करना होता है, उन्हें ऑब्जेक्टिव ही लगाना होता है। इसलिए वो कुछ भी करके ये कोशिश करते हैं कि हमारा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि ऑब्जेक्टिव लगा के चलाएं। लेकिन आपके एग्जाम में क्या दिक्कत है, आपके एग्जाम में SSC वगैरह से आपके एग्जाम में क्या 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 डिफरेंस है,
डिफरेंस सिंपल है। आपको उतना ज्यादा मेहनत तो नहीं करना है, लेकिन आपके मेहनत आपके नॉलेज से ज्यादा आपको कॉपी में एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्ति ऐसी करनी है कि दूसरे को हम समझा सकें। यही बेसिक फर्क है। इसीलिए आपको अधिकारी बनना है। और एग्जामों में क्लर्क में ही काम चल जाता है, और एग्जाम क्लर्क बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको मेहनत नहीं, आपको मेहनत करना है, स्मार्ट करना है। जितनी चीजें आपके अंदर हो उससे ज्यादा आपको एक्सप्रेस करना आ रहा हो, तब आप अधिकारी बनने लायक हैं। आपके अंदर बहुत कुछ हो, आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, किसी काम के नहीं, कोई फायदा नहीं। ऑफिसर्स का गुण यही होता है कि जितनी आपकी चीजें आपके पास हैं उससे ज्यादा हम अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। और यही सक्षमता, यही तो ब्यूरोक्रेटिक इथिक्स है। यही तो आपकी अभिव्यक्ति आपके काम आने वाली है, यही तो जनता के काम आने वाली है, यही तो सरकार की पॉलिसी मेकर में आपको आपका योगदान करेगी। तो इसी हिसाब से आपको रहना है। तो आपको इतनी बातें बताई गई। फोर्स के बारे में बताया गया, फोर्स में हॉरिजेंटल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजेंटल को कहा गया कंप्रेशन, वर्टिकल को कहा गया टेंशन। हॉरिजेंटल से आपने हिमालय देखा, तमाम पर्वत देखे। वर्टिकल से हमने क्या देखा, विंध्यन, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसेज, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, और इसी के हिसाब से हमने देखा सिनाई पेनिनसुला, रैंप वैली, मतलब हॉर्स्ट माउंटेन और रैंप वैली। इतनी बातें हमने धीरे धीरे पढ़ी। अब हम अगली बार जब मिलेंगे तो अगली बार मिलते ही हम क्या करेंगे, कोई एक टॉपिक शुरू करेंगे। हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर सकते हैं, या कोई छोटा छोटा टॉपिक शुरू कर सकते हो। हम आगे की सीरीज में हम आपसे बात करते रहेंगे। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और धीरे धीरे करके बेटा छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे के माध्यम से हम ये भी करेंगे कि आपको धीरे धीरे लगभग टॉपिक आपको बता दिया जाए। कभी ऐसा भी कोशिश कर दिया गया कि नॉर्थ अमेरिका का मैप आपको बनाया गया है, नॉर्थ अमेरिका को पूरा डिटेल आपको बता दिया गया, उससे जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप आए वो सारे आपको कवर हो जाए। इवन अगर जो इसमें से कोई व्यक्ति ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके भी एग्जाम दे रहा है तो मैं इतनी चीजें यहाँ पढ़ा दूंगा जिससे आपका ऑप्शनल में भी दिक्कत ना हो। क्लियर? और आपको आंसर राइटिंग भी की भी प्रैक्टिस डेली करनी है। मैं अक्सर क्लासेस में बोलता रहता हूँ कि बेटा अगर जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप एक दिन नहीं कर रहे हो तो 1 नंबर मेंस में अपना हटा लो। इसका मतलब अगर जो आपने 1 महीने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो आप ये समझ लीजिए जो मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दे रहा है उससे 30 नंबर मेरा कम आने वाला है। कुछ बच्चे मिलते हैं उनको 100 नंबर कट ऑफ से नीचे रहते हैं। सीधी बात, 100 नंबर आप कैसे पीछे हो यार मेंस में? कट ऑफ आपका क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं आई, 100 नंबर से रह गया, 100 नंबर रह गया। बाप रे, आपने मेहनत ही नहीं की, आपने लिखने का प्रयास किया ही नहीं। लिखने का प्रयास नहीं करोगे तो वो तो बेटा रिफ्लेक्शन आएगा कभी ना कभी। आप सोचोगे इसमें कमी रही, उसमें कुछ नहीं कमी रही। इतनी अच्छी आदत, इतना शार्प आदतें आपकी बनी हो लिखने के लिए कि जब कोई भी मुद्दा सामने आए तो कुछ ना कुछ तो लिख ही डालो। इस टाइप की आदत बननी चाहिए। जैसे होता है कि जब स्टार्टिंग में हम जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में जब जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, पहले नस दर्द करेगी, 2-3 दिन बहुत भारी हो जाएगा पैर। और लेकिन जब रेगुलर हम महीने भर तक करते रहे तो आदत बन जाएगी। जब नहीं दौड़ोगे तब दिक्कत होने लगती है। तो होता क्या है, जब हम लिखने का आदत बनाते हैं धीरे धीरे धीरे, 1 आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, अगर जो लिखने की आदत हमारी नहीं रहेगी तो अचानक जब लिखोगे तो वही जॉगिंग वाला हालत होगा, यहाँ नस दर्द करने लगती है। और फिर क्या, आपका अगला पेपर पक्का खराब हो जाएगा। आप रात में सो नहीं पाते हो। कभी ट्राई करना, जो बच्चे लिखते होंगे एक बार ट्राई करना, 1 घंटा 2 घंटा हम लिख देते हैं तो यहाँ से लेके पूरा ये पूरा दर्द करता है, पूरी नस दर्द करती है। कहने का मतलब क्या, इतना लिखने का प्रैक्टिस करो कि ये दर्द और अभी खत्म हो जाए। एग्जाम में दर्द नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर गए काम से बाहर हो। ये परीक्षा सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इसीलिए इस परीक्षा की तैयारी बहुत हद तक ऑनलाइन नहीं हो पाती, आपको क्लास में बैठना ही पड़ता है। क्लियर? तो इसी ज्ञान के साथ आज की क्लास में यहीं रहने देता हूं, फिर अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। खूब ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामना। आप जो भी जिस भी कार्य में लगे हो, जिस भी पढ़ाई की तैयारी में लगे हो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। धीरे धीरे हम लोग उसके लिए मेहनत करेंगे। आपको और मेहनत करना है। मुझे अगर जो 1% मेरा मेहनत है तो आपको 99% आप ही को करना है। ठीक है? तो इसी के साथ आज यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे। थैंक यू बेटा।